सुबह की धूप अभी पूरी तरह तेज नहीं हुई थी, लेकिन भिंडगढ़ गांव की मिट्टी पहले ही गर्म होने लगी थी। खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी रास्ते पर एक जीप धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। जीप से उतरते ही लोगों की नजर उसमें एक में कहा औरत पर ठहर गई, जो कई साल बाद इस गांव में वापस आई थी। उसके कदम स्थिर थे, चाल में वही अनुशासन था जो एक सैनिक की पहचान होता है। ये थी काव्या राठौर, कभी इसी गांव की बेटी, जो अब सेना में कर्नल बन चुकी थी। बचपन में जो लड़की नंगे पैर खेतों में दौड़ती थी, वही अब वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा कर चुकी थी। गांव के बुजुर्ग उसे देखते ही धीरे धीरे पास आने लगे। किसी ने कहा, अरे यह तो राठौर जी की बेटी है, हमारी काव्या। लेकिन काव्या के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में थकान भी थी और एक अनकहा बोझ भी। घर के सामने पहुंचते ही उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर उसका बूढ़ा पिता चारपाई पर बैठा था और मां चूल्हे के पास। दोनों ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें भर आईं। कई साल बाद उनकी बेटी घर लौटी थी। मां ने उसे गले लगा लिया, पर उस गले लगाने में खुशी से ज्यादा चिंता थी। कुछ देर बाद जब सब शांत हुए, तो काव्या ने धीरे से पूछा, बाबा, आपने फोन पर कहा था कि कोई बड़ी समस्या है। बूढ़े पिता ने कुछ पल चुप रहकर जमीन की ओर देखा, फिर भारी आवाज में बोले, बेटी, तुम्हारे चाचा रघुवीर ने हमारी जमीन अपने नाम कर ली है। यह सुनते ही काव्या की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन बंटवारा तो सालों पहले हो चुका था, उसने कहा। पिता ने सिर हिलाया, हां, कागज भी हैं, लेकिन अब वह प्रधान बन गया है। गांव में उसकी चलती है। कोई हमारे लिए गवाही देने को तैयार नहीं। काव्या कुछ पल खामोश रही। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन आवाज शांत रखी। सेना में बिताए सालों ने उसे सिखाया था कि गुस्से से पहले स्थिति समझनी चाहिए। उसने तय किया कि सबसे पहले कानून का सहारा लिया जाएगा। अगले ही दिन वह गांव के पुलिस थाने पहुंची। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी और थाने की दीवारें गर्मी से तप रही थीं। अंदर एक लकड़ी की मेज के पीछे इंस्पेक्टर महेश यादव बैठा था। उसके चेहरे पर आलस और घमंड साफ दिखाई देता था। काव्या ने अंदर आकर सलाम किया और शांत आवाज में कहा, मैं कर्नल काव्या राठौर हूं। मुझे जमीन विवाद की शिकायत दर्ज करानी है। महेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में सम्मान नहीं, बल्कि एक अजीब सा मजाक था। उसने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, कर्नल साहिबा, यहां सेना का कैंप नहीं है, यह पुलिस थाना है। कमरे में बैठे कुछ सिपाही हल्का सा हंस पड़े। काव्या ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपने बैग से जमीन के कागज निकाले और मेज पर रख दिए। ये हमारे खेत के बंटवारे के दस्तावेज हैं। मेरे चाचा रघुवीर राठौर ने धोखे से जमीन अपने नाम कर ली है। कृपया शिकायत दर्ज कीजिए। महेश ने कागजों को हाथ भी नहीं लगाया। उसने बस एक नजर डाली और फिर कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। कर्नल साहिबा, उसने धीमी आवाज में कहा, गांव के झगड़े गांव में ही सुलझाए जाते हैं। हर बात लेकर पुलिस के पास आना जरूरी नहीं होता। काव्या ने जवाब दिया, जब कोई कानून तोड़ता है, तब पुलिस के पास आना जरूरी होता है। महेश रुक गया। उसकी आंखों में हल्की चुभन दिखाई दी। तभी दरवाजे के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद अंदर रघुवीर राठौर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। उसने महेश की ओर देखा और फिर काव्या की तरफ मुड़कर बोला, अरे भतीजी, तुम यहां। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बल्कि ताना था। काव्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चाचा जी, आपने हमारी जमीन अपने नाम कैसे कर ली? रघुवीर हंस पड़ा। जमीन उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है। यह सुनकर काव्या के पिता की बातें याद आ गईं। उसने महेश की ओर देखा, आप शिकायत दर्ज कीजिए। लेकिन महेश ने मेज पर रखे कागज उठाकर वापस उसकी ओर सरका दिए। यह मामला परिवार का है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तभी रघुवीर ने जेब से एक लिफाफा निकाला और महेश की मेज पर ऐसे रख दिया जैसे यह कोई सामान्य बात हो। कमरे में मौजूद हर आदमी समझ गया कि क्या हो रहा है। काव्या ने वह दृश्य साफ देखा। उसके भीतर गुस्से की लहर उठी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। महेश ने लिफाफा उठाकर दरराज में रखा और कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल साहिबा,
उसने अब कठोर आवाज में कहा, आप यहां से जा सकती हैं, हम कोई केस दर्ज नहीं करेंगे। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। काव्या को शायद पहली बार महसूस हुआ कि वर्दी और मेडल यहां कोई मायने नहीं रखते। उसने कागज उठाए और धीरे से कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। महेश ने तुरंत जवाब दिया, किताबों में लिखा होगा, यहां नहीं। यह शब्द हवा में जैसे ठहर गए। काव्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर उसने बिना कुछ कहे मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर निकलते ही तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ी, लेकिन धूप से ज्यादा चुभन उसकी बताए अपमान की थी, जो अभी अभी हुआ था। गांव के कुछ लोग दूर खड़े सब देख रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि रघुवीर और महेश के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं। काव्या धीरे धीरे घर की ओर चलने लगी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा संकल्प भी जाग रहा था। वह सैनिक थी, उसने दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि असली लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि अपने ही घर में है। उसी शाम जब वह घर पहुंची, तो उसके पिता ने उसकी आंखों में देखकर सब समझ लिया। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या हुआ बेटी? काव्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, थाने में हमारी शिकायत नहीं लिखी गई। मां ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? काव्या ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और गांव पर अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब लड़ाई शुरू होगी, लेकिन इस बार कानून के रास्ते से। उसे अभी भी विश्वास था कि सच एक दिन सामने आएगा। उसे यह नहीं पता था कि यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से टकराव बनने वाला है जो सच्चाई से ज्यादा ताकत को मानती है। और उसी दिन, उसी छोटे से पुलिस थाने में लिया गया एक फैसला आने वाले समय में पूरे चंबल की कहानी बदलने वाला था। दोपहर के बाद की धूप ढलने लगी थी, लेकिन भिंडगढ़ गांव के ऊपर फैली बेचैनी अब भी वैसी ही थी। काव्या राठौर घर के बाहर खड़ी खेतों की ओर देख रही थी। वही खेत जिनमें वह बचपन में नंगे पैर दौड़ती थी, जहां उसके पिता ने सालों तक मेहनत की थी और जहां उसकी मां हर मौसम में उम्मीद बोती थी। आज वही जमीन किसी और के नाम पर लिखी जा चुकी थी। कागजों में सच था, लेकिन सच के पास ताकत नहीं थी, और इस गांव में ताकत ही कानून थी। काव्या ने गहरी सांस ली। सेना में उसने कई मुश्किल फैसले लिए थे, लेकिन अपने ही गांव में खड़े होकर न्याय के लिए लड़ना उससे कहीं ज्यादा कठिन लग रहा था। शाम को उसके पिता धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी चाल पहले से भी कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मैं जानता हूं तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन यहां हालात अलग हैं। काव्या ने उनकी ओर देखा और शांत आवाज में बोली, बाबा, अगर हम डर कर बैठ जाएं तो गलत करने वाले हमेशा जीतेंगे। पिता कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में गर्व भी था और डर भी। उसी रात काव्या ने फैसला कर लिया कि वह इस मामले को गांव के बाहर तक ले जाएगी। अगर पुलिस थाने में न्याय नहीं मिला तो वह जिला स्तर तक जाएगी। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी। मां ने उसके लिए चाय बनाई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, कहां जा रही हो? काव्या ने जवाब दिया, जिला मुख्यालय, विधायक देवेंद्र चौहान से मिलने। मां ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, जैसे मन में बहुत कुछ कहना चाहती हों, पर शब्द नहीं मिले। बस इतना कहा, सावधान रहना। भिंडगढ़ से जिला शहर तक का रास्ता लंबा था। कच्ची सड़क, धूल और बीच बीच में सूखी नदियां। काव्या ने बस पकड़ी और खिड़की के पास बैठ गई। रास्ते भर उसके दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा। पुलिस थाने का अपमान, महेश यादव की हंसी और रघुवीर की आंखों में झलकती जीत। लेकिन उसके भीतर अब भी एक उम्मीद बची हुई थी। शायद ऊपर के अधिकारी सच्चाई सुनेंगे। जिला मुख्यालय पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। शहर की भीड़ गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, सरकारी दफ्तर और हर जगह भाग दौड़। विधायक देवेंद्र चौहान का दफ्तर एक बड़ी इमारत में था। बाहर कई लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर इंतजार कर रहे थे। काव्या भी वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद उसका नाम पुकारा गया। अंदर कमरे में देवेंद्र चौहान आराम से कुर्सी पर बैठे थे। उनके पीछे बड़ी बड़ी तस्वीरें और राजनीतिक पोस्टर लगे थे। उन्होंने काव्या को देखते ही हल्की मुस्कान दी। आइए, बैठिए, उन्होंने कहा।
काव्या ने उन्हें सलाम किया और सामने बैठ गई। उसने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई, जमीन का बंटवारा, चाचा रघुवीर की चालाकी, पुलिस थाने में हुई बेइज्जती और गांव वालों का डर। देवेंद्र चौहान ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते रहे, जैसे उन्हें बहुत सहानुभूति हो। जब काव्या की बात खत्म हुई तो उन्होंने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, देखिए कर्नल साहिबा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन यह मामला परिवार का है। ऐसे मामलों में सरकार सीधे दखल नहीं देती। काव्या ने तुरंत कहा, लेकिन यह धोखाधड़ी है। जमीन के कागज हमारे पास हैं। देवेंद्र ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं और धीमे स्वर में बोले, कागज बहुत चीजें कहते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है यह भी देखना पड़ता है। यह सुनते ही काव्या को कुछ अजीब लगा। उसने गौर से विधायक की आंखों में देखा। वहां सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ राजनीति थी। उसने फिर कहा, अगर कानून का पालन नहीं होगा तो लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे? देवेंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। काव्या समझ चुकी थी कि यहां भी उसे मदद नहीं मिलने वाली। वह धीरे से उठी और बोली, धन्यवाद, आपने समय दिया। देवेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही काव्या कमरे से बाहर निकली, देवेंद्र ने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ रघुवीर था। देवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी भतीजी यहां आई थी। मामला अब बड़ा हो सकता है, संभाल लो। फोन रखते ही देवेंद्र कुर्सी पर मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था कि अब खेल उनके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। उधर काव्या इमारत के बाहर खड़ी थी। शहर की भीड़ उसके सामने चल रही थी, खामी, लेकिन उसके मन में गहरा सन्नाटा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समस्या सिर्फ एक लालची चाचा की नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तंत्र खड़ा है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह और सबूत जुटाएगी। अगले कुछ दिनों तक वह गांव के लोगों से मिलती रही, पुराने बंटवारे के गवाहों से बात करती रही। कुछ बुजुर्गों ने सच बताया, लेकिन जब उनसे लिखित बयान देने को कहा गया तो वे पीछे हट गए। बेटी, हम सच जानते हैं, पर रघुवीर से दुश्मनी नहीं ले सकते, एक बुजुर्ग ने डरते हुए कहा। काव्या ने उनकी मजबूरी समझी, लेकिन हर बार उसका दिल थोड़ा और भारी हो जाता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि इस लड़ाई में वह लगभग अकेली है। लेकिन एक चीज अब भी उसके साथ थी, उसका सैनिक वाला धैर्य। हर रात वह पुराने कागजों को फिर से देखती, नोट्स बनाती और अगले कदम की योजना बनाती। उसे पता था कि सच कमजोर लग सकता है, लेकिन अगर सही समय पर सामने आए तो पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। दूसरी तरफ रघुवीर बेचैन होने लगा था। उसने सोचा था कि पुलिस थाने में अपमान के बाद काव्या चुप हो जाएगी, लेकिन वह लगातार कोशिश कर रही थी। एक रात रघुवीर ने अपने घर में महेश यादव, देवेंद्र चौहान को बुलाया। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। मेजज पर शराब की बोतल रखी थी। रघुवीर ने गुस्से में कहा, यह लड़की अगर ऐसे ही घूमती रही तो सब कुछ खराब कर देगी। महेश यादव ने बेपरवाही से कहा, डरने की जरूरत नहीं, एक कर्नल है, कोई देवी नहीं। देवेंद्र ने शांत आवाज में कहा, समस्या यह है कि अगर मामला मीडिया तक पहुंच गया तो परेशानी होगी। कुछ देर तक तीनों चुप रहे। फिर रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, तो ऐसा करना होगा कि वह आगे कुछ कर ही न सके। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। महेश ने भौं उठाकर पूछा, क्या मतलब? रघुवीर ने बस इतना कहा, समस्या खत्म तो मामला खत्म। उस रात एक फैसला लिया गया। उधर काव्या अपने घर के आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। तारों भरा आसमान उसे बचपन की याद दिला रहा था। उसने सोचा कि चाहे कितना भी समय लगे, वह सच को सामने लाकर रहेगी। उसे यह नहीं पता था कि उसी समय कहीं और बैठे लोग उसके खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू कर चुके थे जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। भिंडगढ़ गांव शांत दिख रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान जन्म ले चुका था, और काव्या राठौर अभी भी उस तूफान से अनजान थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। भिंडगढ़ गांव की उस रात में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आसमान साफ था, हवा धीमी थी और दूर खेतों के बीच झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन राठौर परिवार के घर के अंदर एक अनजाना डर पसरा हुआ था। काव्या देर तक आंगन में बैठी रही।
उसके सामने रखी फाइल में जमीन के सारे दस्तावेज थे, पुराने बंटवारे के कागज, नक्शे और कुछ लोगों के बयान जिन्हें उसने मुश्किल से जुटाया था। उसने उन कागजों को एक एक करके देखा। हर दस्तावेज सच बोल रहा था। फिर भी सच इतना कमजोर क्यों लग रहा था? यही सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। मां अंदर से आवाज देकर बोलीं, बेटी, रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। काव्या ने फाइल बंद की और धीरे से कहा, बस थोड़ी देर और। मां, उसे अगले दिन जिला कलेक्टर के दफ्तर जाना था। यह शायद उसका आखिरी बड़ा कदम था। अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना होगा। उधर गांव के दूसरे छोर पर रघुवीर राठौर के घर में रोशनी अभी भी जल रही थी। अंदर कमरे में वही तीन लोग बैठे थे, रघुवीर, इंस्पेक्टर महेश यादव और विधायक देवेंद्र चौहान। मेज पर नक्शा फैला हुआ था और उनके चेहरे गंभीर थे। रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, कल वह कलेक्टर के पास जाएगी। महेश यादव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? रघुवीर हंसा, इस गांव में कोई भी कदम बिना मेरी खबर के नहीं उठता। देवेंद्र चौहान ने गहरी सांस ली। अगर मामला कलेक्टर तक गया तो कागजों की जांच होगी, और अगर जांच हुई तो वह वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गए। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रघुवीर ने धीरे से कहा, तो जांच होने से पहले ही मामला खत्म करना होगा। महेश यादव ने उसकी ओर देखा। क्या सोच रहे हो? रघुवीर की आंखों में ठंडा सा भाव उभरा। अगर समस्या ही नहीं रहेगी तो जांच किस बात की होगी? देवेंद्र ने सिर झुका लिया। महेश ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, काम साफ होना चाहिए, कोई सबूत नहीं। उस रात तीनों के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जो आने वाले दिनों में पूरे इलाके की दिशा बदलने वाला था। उधर काव्या को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। रात गहराने लगी थी। उसने आखिरकार फाइल करार देखेंगे समेटी और कमरे में चली गई। मां पहले ही सो चुकी थीं और पिता चारपाई पर लेटे आसमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, क्या सच में कल सब ठीक हो जाएगा? काव्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। यह कहकर वह भी सोने चली गई। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी जब अचानक गांव के उस हिस्से में हल्की सी हलचल शुरू हुई। कुछ परछाइयां अंधेरे में धीरे धीरे राठौर परिवार के घर की ओर बढ़ रही थीं। उनके कदमों की आवाज मिट्टी में दब रही थी। कुछ मिनट बाद घर के चारों ओर के सूखे घास और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। पहले तो छोटी सी लौ उठी, लेकिन सूखी हवा ने उसे तुरंत भड़का दिया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी झोपड़ी को घेर लिया। अंदर सो रहे काव्या के माता पिता को धुएं की गंध महसूस हुई। पिता अचानक उठ बैठे। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो बाहर लपटें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने घबराकर काव्या को आवाज दी, बेटी, आग। काव्या गहरी नींद में थी, लेकिन पिता की आवाज सुनकर तुरंत उठ गई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस थम गई। घर की छत से आग की लपटें उठ रही थीं और चारों ओर धुआं फैल चुका था। मां, बाबा, वह चिल्लाई। उसने अंदर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी छत का एक जलता हुआ हिस्सा गिर पड़ा। आग तेजी से फैल रही थी। पड़ोस के कुछ लोग दूर खड़े सब देख रहे थे। कोई पानी लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। किसी ने धीरे से कहा, यह आग खुद से नहीं लगी, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि आगे बढ़कर आग के बीच जाए। काव्या बार बार अंदर जाने की कोशिश करती रही। उसके हाथ जलने लगे, कपड़े धुएं से भर गए, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। दो लोगों ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। नहीं बेटी, अंदर मत जाओ, बहुत देर हो चुकी है, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन काव्या सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज टूट रही थी। मेरे माँ बाप अंदर हैं, मुझे जाने दो। लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी उस आग के पास टिक नहीं सकता था। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। जब आग बुझी तब तक घर राख बन चुका था। सुबह होने तक पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग धीरे धीरे वहां जमा होने लगे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। सब जानते थे कि यह दुर्घटना नहीं थी। काव्या उस राख के ढेर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब,
शायद आंसू भी जल चुके थे। उसके सामने वही घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था, और उसी राख के नीचे उसके माँ बाप हमेशा के लिए खो चुके थे। तभी पीछे से पुलिस की जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर महेश यादव उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर बनावटी गंभीरता थी। उसने चारों ओर देखा और फिर काव्या से पूछा, यह आग कैसे लगी? काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, तुम्हें सच पता है? महेश कुछ पल चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, कर्नल साहिबा, आरोप लगाने से सच नहीं बदलता। फिर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, इन्हें हिरासत में ले लो। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। काव्या ने पूछा, किस बात के लिए? महेश ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे चाचा ने शिकायत दर्ज कराई है कि तुमने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दो सिपाही आगे बढ़े और काव्या के हाथ पकड़ लिए। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसके भीतर अब कुछ टूट चुका था। उसे जीप में बैठा दिया गया और थाने ले जाया गया। वहां उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद महेश अंदर आया। उसके हाथ में डंडा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब सच बताओ, तुमने अपने मां बाप को खुद मारा है ताकि रघुवीर को फंसा सको? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपने झूठ पर शर्म नहीं आती? महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने डंडा उठाया और काव्या को मारना शुरू कर दिया। हर वार के साथ वह एक ही बात दोहराता रहा, कबूल करो, कबूल करो। लेकिन काव्या ने कुछ नहीं कहा। कई घंटे बीत गए। आखिरकार थककर महेश बाहर निकल गया। उसने सिपाहियों से कहा, जब होश आए तो बताना। कुछ देर बाद सिपाही अंदर गए तो देखा कि काव्या बेहोश पड़ी है। उनमें से एक घबराकर बोला, सर, सांस नहीं चल रही। महेश तुरंत अंदर आया। उसने काव्या की नब्ज देखी और कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। फिर उसने तुरंत फोन उठाया और रघुवीर को खबर दी। रात गहरी थी जब एक गाड़ी थाने के पीछे रुकी। बेहोश काव्या को उसमें डाल दिया गया और शहर से दूर चंबल के बीहड़ों की ओर ले जाया गया। वहां उसे अंधेरे में फेंक दिया गया। उन्हें यकीन था कि वह मर चुकी है, लेकिन किस्मत ने अभी उसकी कहानी खत्म नहीं होने दी थी। उसी रात चंबल के बीहड़ों में घूम रहे कुछ लोगों को दूर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और अंधेरे में पड़ी उस लड़की को देखा। उसने झुककर उसकी नब्ज टटोली, फिर धीरे से कहा, यह अभी जिंदा है। और उसी पल काव्या राठौर की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। चंबल के बीहड़ों की रात हमेशा की तरह गहरी और रहस्यमयी थी। ऊंची नीची खाइयां, टेढ़े मेढ़े रास्ते और दूर तक फैली चुप्पी। यह इलाका हमेशा से उन लोगों का ठिकाना रहा था जो दुनिया की नजरों से दूर रहना चाहते थे। उसी अंधेरे में एक सूखी नदी के किनारे काव्या राठौर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। कपड़े धूल और खून से सने हुए थे और सांस बहुत धीमी चल रही थी। कुछ ही दूरी पर मशाल की हल्की रोशनी दिखाई दी। 4-5 आदमी घोड़ों और मोटरसाइकिलों के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे। उनमें सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसा अनुभव जो कई सालों की लड़ाइयों की कहानी कहता था। यह था भैरव सिंह, चंबल के बीहड़ों का पुराना डाकू सरदार। उसके साथियों ने जैसे ही जमीन पर पड़ी उस औरत को देखा, वे चौंक गए। सरदार, कोई औरत है? एक आदमी ने कहा। भैरव सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने झुककर काव्या की नब्ज टटोली। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर बोला, जिंदा है, लेकिन बहुत घायल है। उसके एक साथी ने पूछा, इसे यहीं छोड़ दें सरदार, पुलिस का चक्कर हो सकता है। भैरव सिंह ने उसकी ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, जो मरते हुए को छोड़ दे वह आदमी नहीं होता। फिर उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया, इसे उठा लो, शिविर में ले चलते हैं। कुछ देर बाद काव्या को बीहड़ों के अंदर बने एक छिपे हुए ठिकाने पर ले जाया गया। वहां एक छोटी सी गुफा थी जहां डाकुओं का अस्थायी शिविर लगा हुआ था। किसी ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, किसी ने पट्टी बांधी। कई घंटे बाद काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसे पहले कुछ समझ नहीं आया।
सामने धुंधली रोशनी थी और कुछ अनजान चेहरे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। तभी भैरव सिंह उसके पास आया और शांत आवाज में बोला, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। काव्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द और थकान थी। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं? भैरव सिंह ने जवाब दिया, चंबल के बीहड़ों में, जहां लोग तब आते हैं जब दुनिया उन्हें कहीं और जगह नहीं देती। यह सुनकर काव्या को धीरे धीरे सब याद आने लगा। घर में लगी आग, माता पिता की मौत, पुलिस की मारपीट और फिर अंधेरा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रोई नहीं। उसने बस जमीन की ओर देखते हुए कहा, उन्होंने मेरे सब कुछ छीन लिया। भैरव सिंह कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, किसने? काव्या ने पूरी कहानी सुनाई। अपने चाचा रघुवीर की लालच, इंस्पेक्टर महेश यादव की भ्रष्टता और विधायक देवेंद्र चौहान की मिलीभगत। शिविर में बैठे बाकी लोग भी यह सब सुनते रहे। जब काव्या की बात खत्म हुई तो कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर भैरव सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी कहानी नई नहीं है। इस बीहड़ में आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं। काव्या ने उसकी ओर देखा। मैं डाकू नहीं बनना चाहती, उसने कहा। भैरव सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डाकू बनने का फैसला कोई शौक से नहीं करता, हालात बनाते हैं। अगले कुछ दिनों तक काव्या वहीं रही। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे। बीहड़ों की जिंदगी कठिन थी, लेकिन वहां एक अजीब सी सच्चाई भी थी। यहां लोग खुलकर कहते थे कि वे कानून के बाहर हैं, लेकिन झूठ कम बोलते थे। भैरव सिंह अक्सर उसके पास बैठता और उससे बातें करता। एक दिन उसने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या करोगी? काव्या ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं उन लोगों को सजा दिलाना चाहती हूं जिन्होंने मेरे मां बाप को मारा। भैरव सिंह ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द था। उसने धीरे से कहा, बदला लेना आसान लगता है, लेकिन उसका रास्ता हमेशा खून से होकर गुजरता है। काव्या चुप रही। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। वह हमेशा कानून और अनुशासन में विश्वास करने वाली सैनिक रही थी, लेकिन अब वही कानून उसे धोखा दे चुका था। एक रात बीहड़ों में खबर आई कि रघुवीर राठौर गांव में जश्न मना रहा है। वह सबको बता रहा था कि उसकी भतीजी मर चुकी है और अब जमीन पूरी तरह उसकी हो गई है। यह खबर सुनकर काव्या का चेहरा कठोर हो गया। उसने धीरे से कहा, उसे लगता है कि मैं मर गई हूं। भैरव सिंह ने सिर हिलाया, और कभी कभी दुश्मन को यही भ्रम रहने देना सबसे बड़ा हथियार होता है। उस रात काव्या ने एक फैसला लिया। उसने भैरव सिंह से कहा, मुझे लड़ना आता है और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भैरव सिंह कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो वापस लौटना मुश्किल होगा। काव्या ने जवाब दिया, मेरे लिए लौटने को अब कुछ बचा भी नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में काव्या ने बीहड़ों की जिंदगी सीखना शुरू कर दिया। वह पहले से ही सेना की प्रशिक्षित अधिकारी थी, इसलिए हथियार चलाना, रणनीति बनाना और कठिन परिस्थितियों में टिके रहना उसके लिए नया नहीं था। धीरे धीरे भैरव सिंह के साथी भी उसका सम्मान करने लगे। वे उसे सरदार की बेटी कहकर बुलाने लगे। लेकिन काव्या का मकसद साफ था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, न्याय। और अगर न्याय अदालत में नहीं मिल सकता तो वह उसे अपने तरीके से हासिल करेगी। एक शाम जब सूरज बीहड़ों के पीछे ढल रहा था, काव्या एक ऊंची चट्टान पर खड़ी दूर गांव की दिशा में देख रही थी। भैरव सिंह उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? काव्या ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वह गांव जहां मेरा घर था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अब वहां मेरा कुछ नहीं बचा, लेकिन वहां कुछ लोग हैं जिन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। उसी समय नीचे शिविर में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि रघुवीर अगले दिन गांव के मेले में आने वाला है। खबर सुनते ही काव्या की आंखों में चमक आ गई। भैरव सिंह ने उसकी ओर देखा और समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने शांत स्वर में कहा, याद रखना, एक गोली सिर्फ दुश्मन को नहीं मारती, वह तुम्हारे अंदर के कुछ हिस्सों को भी बदल देती है। काव्या ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, मैं पहले ही बदल चुकी हूं। अगले दिन सुबह बीहड़ों में एक छोटी टुकड़ी तैयार हो रही थी। काव्या पहली बार पूरी तरह से तैयार खड़ी थी, हाथ में बंदूक,
चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में वह दर्द जो किसी भी सैनिक को खतरनाक बना देता है। भैरव सिंह ने उसे देखा और धीमे से कहा, आज से तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, लोग इसे याद रखेंगे। काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आसमान की ओर देखा, जैसे अपने माता पिता से एक मौन वादा कर रही हो। और उसी पल एक सैनिक की बेटी, एक सेना की कर्नल, धीरे धीरे चंबल की उस दुनिया में कदम रख रही थी जहां न्याय का रास्ता कानून से नहीं बल्कि साहस और संघर्ष से बनता है। चंबल के बीहड़ों में उस सुबह हवा कुछ अलग थी। सूरज धीरे धीरे खाइयों के ऊपर उठ रहा था और लाल रोशनी मिट्टी की दीवारों पर फैल रही थी। लेकिन उस शांति के पीछे एक कहानी आकार ले चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसे अब सिर्फ बीहड़ ही नहीं बल्कि पूरा इलाका सुनने वाला था। काव्या राठौर अब वही लड़की नहीं रही थी जो कुछ महीने पहले अपने गांव में न्याय की उम्मीद लेकर लौटी थी। अब उसके चेहरे पर एक नई कठोरता थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनमें एक गहरी आग जल रही थी। वह आग जिसने उसे बदल दिया था। भैरव सिंह दूर खड़े उसे देख रहे थे। उन्होंने कई सालों में कई लोगों को बीहड़ों में आते देखा था, कुछ डर के कारण, कुछ लालच के कारण और कुछ मजबूरी में। लेकिन काव्या अलग थी। उसके अंदर बदले की आग थी, पर साथ ही न्याय की तलाश भी थी। उसी दिन खबर आई कि रघुवीर राठौर अपने गांव के मेले में आने वाला है। यह खबर सुनते ही पूरे गिरोह में हलचल फैल गई। काव्या चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कसने लगीं। उसे अपने माता पिता की जली हुई झोपड़ी याद आई, मां की आवाज, पिता का कमजोर चेहरा और वह रात जब सब कुछ खत्म हो गया था। भैरव सिंह उसके पास आए और धीमे स्वर में बोले, याद रखना, जब आदमी बंदूक उठाता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं बदलता, आदमी खुद भी बदल जाता है। काव्या ने उनकी ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मैं पहले ही बदल चुकी हूं। उस शाम बीहड़ों से कुछ लोग गांव की दिशा में निकले। दूर से मेला दिखाई दे रहा था, ढोल की आवाज, रोशनी और लोगों की भीड़। रघुवीर मंच पर खड़ा भाषण दे रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी। उसे लगता था कि उसकी भतीजी अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग रास्ते से हटने लगे। उसी रास्ते से एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कंधे पर बंदूकों को आपता था। उसके कंधे पर बंदूक हो थी। चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों में अजीब सी शांति थी। रघुवीर की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम। काव्या राठौर उसके सामने खड़ी थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें लगा था कि मैं मर गई। रघुवीर पीछे हटने लगा। उसके साथ खड़े आदमी भी घबरा गए। काव्या ने बंदूक उठाई, लेकिन गोली चलाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, तुम्हें अदालत से सजा नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे पापों का हिसाब आज होगा। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन पहली बार पूरे इलाके को पता चला कि काव्या राठौर जिंदा है, और अब वह सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि चंबल की एक नई ताकत बन चुकी है। इस घटना के बाद खबर तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि एक महिला डाकू बीहड़ों में उभर आई है, जो गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अत्याचार करने वालों को छोड़ती भी नहीं। कई गांवों में लोग उसे डर से नहीं बल्कि सम्मान से याद करने लगे। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। सरकार के लिए वह अब भी एक अपराधी थी। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया। अखबारों में खबरें छपने लगीं, पूर्व सेना अधिकारी अब डाकू बन गई। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। कुछ लोग उसे अपराधी कहते, कुछ लोग उसे अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई औरत कहते। इसी बीच एक युवा पत्रकार, आरव मेहरा, इस कहानी की सच्चाई जानने बीहड़ों तक पहुंच गया। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसे काव्या से मिलने का मौका मिला। आरव ने कैमरा चालू किया और धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि आपने सही रास्ता चुना? काव्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, सही और गलत का फैसला अक्सर ताकतवर लोग करते हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो एक बेटी करती जब उसके माता पिता को जलाकर मार दिया जाए। यह इंटरव्यू जब टीवी पर प्रसारित हुआ
तो पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों को पहली बार पूरी सच्चाई पता चली, कैसे एक सेना की कर्नल को सिस्टम ने धोखा दिया, कैसे पुलिस ने अत्याचार किया और कैसे भ्रष्ट लोगों ने एक परिवार को खत्म कर दिया। जनमत बदलने लगा, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। कुछ ही दिनों में इंस्पेक्टर महेश यादव को निलंबित कर दिया गया। विधायक देवेंद्र चौहान के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई। लेकिन अब सवाल था, काव्या का क्या होगा? सरकार चाहती थी कि वह आत्मसमर्पण करे। एक दिन पुलिस की टीम बीहड़ों के किनारे पहुंची और लाउड स्पीकर पर घोषणा की गई, काव्या राठौर, अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। बीहड़ों के अंदर भैरव सिंह और उनके साथी यह सब सुन रहे थे। भैरव सिंह ने काव्या की ओर देखा। अब फैसला तुम्हारा है। काव्या कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने दूर आसमान की ओर देखा। उसे अपने काव्या को माता पिता की याद आई, अपनी पुरानी वर्दी याद आई और वह जिंदगी याद आई जो कभी उसकी थी। उसने धीरे धीरे बंदूक जमीन पर रख दी। अगर मेरे सरेंडर से सच सामने आ सकता है तो मैं तैयार हूं। अगले दिन चंबल के किनारे एक अजीब सा दृश्य था। पुलिस, पत्रकार और स्थानीय लोग सब वहां जमा थे। काव्या राठौर धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी बंदूक मुख्यमंत्री के सामने रख दी। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी, लेकिन उस पल उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने कहा, मैं अपराधी नहीं बनना चाहती थी। हालात ने मुझे यहां तक पहुंचाया, लेकिन अगर मेरी कहानी से किसी और को न्याय मिल सकता है तो मैं यह रास्ता छोड़ने को तैयार हूं। उस दिन चंबल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। एक महिला जिसने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए और फिर सच के लिए हथियार रख भी दिए। और दोस्तों, यह कहानी सिर्फ काव्या राठौर की नहीं है। यह कहानी उस सच की है जो कभी कभी व्यवस्था के पीछे दब जाता है। अगर आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या काव्या ने सही किया या गलत? आपकी राय ही ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाने की ताकत देती है।